अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रीमियर इवेंट फॉर पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री प्रिंट पार्क 2022 की स्पेशल ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत BTV के तमाम नाजरीन को एक्सपो से एक्सपोजर स्पेशल शो में खुशामदीद कहता है। ये बड़ा इवेंट है। अगर प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं तो पब गई जिस अंदाज से इस इवेंट को 1990 से रन कर रही है और जिस तरह से लोग इस इवेंट के साथ जुड़ते चले गए, आज ये इवेंट पाकिस्तान की मईशत में और बिलखुसूस रोज़गार फराहम करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जहाँ एक जानिब बिज़नेस टू बिज़नेस और दीगर डील्स होती हैं इस प्रिंट पार्क 2022 में, वहीं बच्चों की तरबियत का इंतज़ाम भी इस इवेंट में किया जाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं रोज़गार फराहम करने के लिहाज से, तो फिर प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में टेक्सटाइल के बाद दूसरे नंबर पर है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार फराहम करती है। तो एक ख़ास इवेंट है और बिलखुसूस के जो बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल भी हमारे मुल्क में प्ले कर रहा है। आज एक्सपो से एक्सपोजर में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ दो इम्पॉर्टेंट शख्सियात मौजूद हैं। अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो अगर चेयरमैन है प्रिंट पार्क एग्जीबिशन कमेटी के पंजाब के, क्योंकि एक 2 साल बाद ये कराची में होता है तो नेक्स्ट फिर लाहौर में होता है। तो लाहौर में जो इवेंट होता है उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं अब्दुल मजीद साहब। इसके साथ साथ मजीद साहब डॉट प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड के CEO भी हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुल मजीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वाइस चेयरमैन है पब गई के मिस्टर मोहम्मद फैसल वली साहब। फैसल वली साहब डायरेक्टर होते हैं अल फलाह इंटरप्राइजेस के। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मजीद भाई, सालों गुजर गए अब इस इवेंट के ऑर्गेनाइज को, कराची लाहौर, लेकिन होता तो ये कराची और लाहौर में, लेकिन शायद आज पाकिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है कि जो इस इवेंट से वाबस्ता ना हो। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इस वक्त जो एग्ज़िबिशन 2014 से एक्चुअली ये सिलसिला शुरू हुआ लाहौर से। पहली एग्ज़िबिशन लाहौर में हमने शुरू की, तो उस वक्त बड़े चैलेंजेस का सामना था, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी एग्ज़िबिशन प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कभी हुई नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद चूँकि ये एक मखसूस इंडस्ट्री है, ये बिज़नेस कम्युनिटी को ही सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो आम पब्लिक यहाँ पे नहीं आएगी, तो लगेगा कि जैसे एग्ज़िबिशन फ्लॉप हो गई या ये नहीं हुई। काफ़ी सारे दोस्तों ने मशवरा दिया कि ना की जाए, लेकिन चूँकि हम पूरी दुनिया में जाके देखते हैं कि B2B अगर बिज़नेस होता है तो ही इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ मिल बैठती है और एक अपनी चीज़ें जो नई से नई जिद्दत आती जा रही है, डिजिटल का इस वक्त दौर है, तो जब तक आप एक जगह पे बैठ के लोगों को वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकते, अपनी एग्जीबिशन के हवाले से जब मैं बात कर रहा हूँ कि अपनी चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, तब तक आम पब्लिक तक नहीं पहुँचती इंडस्ट्री तक ये बात। तो 2014 में जब एग्जीबिशन की गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से वो एक बेहतरीन एग्जीबिशन हुई, जिसमें ना कि सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि ब्रॉड से बहुत सारे लोग आए, विजिटर्स भी आए और पार्टिसिपेट भी किया उन्होंने। तो इस तरह उसकी कामयाबी के बाद हमने फ़ैसला किया कि हर 2 साल के बाद ये एग्ज़िबिशन रेगुलर की जाए, जिस तरह के पूरी दुनिया में होता है। तो अगली एग्ज़िबिशन जो है वो फिर कराची में, उसके बाद फिर लाहौर में, फिर कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से, कुछ गैप आने की वजह से ये सिलसिला थोड़ा सा मुनक़ता हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये कराची ने जो स्टेप लिया है, ये 3 महीनों के अंदर अंदर इसको अनाउंस करके और इसको फ़ाइनल कर दिया। और ये कराची की टीम को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने इतने कम टाइम में इतना बड़ा फ़ैसला किया और उसको कर दिखाया, ये उनकी हिम्मत है। तो जिस तरह आपने फरमाया कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल के बाद ये दूसरी ऐसी इंडस्ट्री है जो रोज़गार फराहम करती है, तो इसमें दूसरी राय किसी की भी नहीं है, क्योंकि वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी भी इसको इंडस्ट्री नहीं मानती। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी वसातत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री को प्रॉपर इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, और इसके बहुत सारे मसाइल हैं उसमें हमें किया जाए, क्योंकि
पेपर के ऊपर और बॉक्स बोर्ड के ऊपर जो ड्यूटियां लगाई गई हैं या जो मशीनरी के ऊपर ड्यूटियां लगाई गई हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर उसकी कॉस्ट का बहुत फ़र्क आता है। उसकी कॉस्ट, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो दौर चल रहा है वो प्रेजेंटेशन का है, तो प्रेजेंटेशन कोई भी चीज़ की जाए तो उसमें प्रिंटिंग ज़रूर इन्वॉल्व होती है। तो जब हर चीज़ में प्रिंटिंग है, तालीम से लेके किसी आउटर पैकिंग तक, तो उसके जो रेट्स हैं वो हर चीज़ के ऊपर इम्पेक्ट अपना डालते हैं और उससे चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। स्पेशली मैं अगर कहूँगा तो खाने पीने की चीज़ें, कन्फेक्शनरी है, फार्मास्यूटिकल है, मेडिसन है, हर चीज़ बहुत महंगी हो जाती है, तालीम बहुत महंगी हो जाती है। तो इसमें मैं आपकी वसातत से दोबारा कहूँगा कि गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री पे खुसूसी तवज्जो दे। बिल्कुल फैसल भाई, बड़ी बात कही मजीद भाई ने कि गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत दिखाई देती है यहाँ पर। पेपगई ने मैं भी गवर्नमेंट की जानिब भी आता हूँ, ज़रा कुछ सवालात ऐसे हैं कि मैं लाजमी तौर पे करूँगा। ज़ाहिर है जब हम यहाँ बैठे हैं तो फिर इस इंडस्ट्री को के फ़ायदे के लिए, ये इंडस्ट्री का फ़ायदा नहीं है, ये करोड़ों लोगों के रोज़गार का मामला है, इसलिए इसको हमें इस तरीके से लेना चाहिए और जहाँ पर ये बात हो तो हम हर बात दिल से करते हैं। पेपगई ने कितना सपोर्ट किया प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री को, जो एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया, वाइस चेयरमैन की हैसियत से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मजीद साहब का शुक्रिया कि इन्होंने इतने खुले दिल के साथ, इस चीज़ का बहुत फ़क़दान है हमारे मुल्क के अंदर कि खुले दिल के साथ इन्होंने कराची का जो तारीफ़ किया, जो सपोर्ट किया, मैं इनका नहायत ही और शुक्रगुज़ार हूँ और पेपगाई की तरफ से आपको थैंक यू बोलता हूँ कि इतनी दूर से आप आए और आके आपने जो है यहाँ पे इतना हमें टाइम दिया। और जो वैसे तो मजीद साहब ने सारी चीज़ों को हाईलाइट कर ही दिया है, लेकिन एक बात इन्होंने कही रोज़गार के हवाले से, और आपने भी वही सवाल किया। तो पापगाय में जो हमने यहाँ पे काम किया है वो हमने पहले अमन टेक के साथ, फिर मिट्टी के साथ हमने असिस्टेंट मशीन ऑपरेटर की ट्रेनिंग स्टार्ट किया। मैं ख़ुद भी क्वालिफाइड हूँ और उसका एक पार्ट भी हूँ ट्रेनिंग सेशन के लिए। और हमने उसमें जो ख़ास चीज़ की है वो 100% जॉब अपॉर्चुनिटी बच्चे को हमने दिया है कि वो आए, 3 महीने का वो शॉर्ट कोर्स है, वो शॉर्ट कोर्स करे और 100% जॉब उसको वहाँ पे मिलेगी और उसके बाद वो प्रैक्टिकल उसके अंदर आके वो आगे कंटिन्यू करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1500 से तकरीबन 1700 बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, बल्कि इवन इस एग्जीबिशन में आज भी नीचे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। हमने आज इस वक्त हाथ के हाथ रखा है कि सिंध टेक्निकल बोर्ड के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बच्चे आके ट्राई दे रहे हैं और एग्ज़ाम पास कर रहे हैं और उनको सर्टिफिकेट इशू हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब वो इंटरनेशनली भी कहीं भी उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी अब खुल चुकी है। और देखिए ट्रेनिंग का सिलसिला और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना ये हमारा ख़ास काम है। जैसे उन्होंने कहा कि जॉब्स, बोर्ड्स, इंपोर्ट ड्यूटी, ये प्रॉब्लम्स तो हैं। देखिए हम कब तक रोएं, किस किस के आगे रोएं? मतलब ठीक है, अब क्या करें, मजबूरी है, तो हम उस स्टैंडर्ड को क्यों ना अपनाएं कि जिसमें हमें कोई भी मटेरियल अवेल हो रहा हो, हम उसको, चाहे वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना हो बोर्ड की, हम उसको लेकर एक स्टैंडर्ड प्रिंटिंग की तरफ आएँ, आईएसओ स्टैंडर्ड की तरफ आएँ। तो यही हमारा टारगेट है कि लोगों को वो चीज़ एजुकेट करें कि अगर आपके पास बोर्ड लोकल, कोई अगर हल्का बोर्ड भी आपको मिल गया है, पेपर भी आपको लोकल बोर्ड मिल गया है, बेशक पहले इंपोर्टेड बोर्ड आ रहा था, मतलब पहले तो यूरोपियन बोर्ड हमारे पास बहुत था, फिर वो चाइना ने और मलेशिया, इंडोनेशिया ने जगह ले ली, अब वो भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्लाइंट्स जो है वो जितने भी बायर्स हैं उनको स्टैंडर्ड चाहिए, वो नहीं मांगते, क्योंकि अगर उनकी कोई प्रोडक्ट चल रही है उसके ऊपर कलर वेरिएशन नहीं मांगते। तो उसके लिए वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं वो अपनाने, वो सिखाने। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो हमें फेस हो रही है कि जो माइंडसेट है जो हमारी लेबर का, वो एक्सपीरियंस है 40 साल 30 साल। अब उनको हम सब जब पढ़ाने जाते हैं, सिखाने जाते हैं, तो वो कहता है कि हमें पढ़ाओगे, हमें सिखाओगे, तो ये बड़ा चैलेंज है। तो फिर उनको बड़ा एक टेक्निकल तरीके से लाना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है। फैसल भाई, कलर मैनेजमेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर प्रिंटिंग और पैकेजिंग की बात करें, अभी भी सेमिनार चल रहा है जिसको आप कंडक्ट कर रहे थे, वहाँ बच्चे आते हैं और जैसे आपने कहा कि उनको भी रोज़गार मिल रहा है, उनमें जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और जो कॉम्पिटेंट हैं, जिनकी स्किल्स आपको दिखाई दे रही हैं कि वो इस सिलसिले में एक्सेल कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं। ये कलर मैनेजमेंट है क्या? देखिए बेसिकली मैं अगर ज़रा सी बात लंबी होगी, मुख्तसर करके आपको बताता हूँ कि एक बच्चा अगर कोई बहुत ही अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, मेरी तरह नहीं, कोई बहुत ही अच्छा बच्चा अगर पढ़ने वाला है, तो मजीद भाई की तरह नहीं, तो क्योंकि हमने तो खेल कूद में बहुत टाइम लगाया है, तो वो अगर 10 साल, मतलब बच्चा जो डॉक्टर है वो बॉर्न नज़र आ जाता है पेरेंट्स को कि इसके अंदर स्किल्स मौजूद हैं। वो 10 साल बेचारा अपनी सारी पढ़ाई को साइड में रख के पढ़ता है,
फिर वो कॉलेज जाता है, फिर उसको अच्छे ग्रेड्स के बाद वो यूनिवर्सिटी में जाता है मेडिकल में, फिर वो हाउस जॉब करता है, फिर जाकर वो एक बड़ा डॉक्टर बनता है। फिर मैं उसके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं बीमार हूँ, तो वो मुझे रिपोर्ट्स लिख के देता है। तो मैं कहता हूँ सर आप तो डॉक्टर हैं ना। नहीं बेटा, जब तक ये रिपोर्ट्स नहीं आएंगे मैं बता नहीं सकता। अब प्रॉब्लम यही है, कलर मैनेजमेंट, हमें रिपोर्ट्स चाहिए, हमें एनालाइज करना है, उसका फ़क़दान है। हमारे पास क्या हो रहा है कि आंखों से देख के काम हो रहा है। अब वो कलर मैनेजमेंट का काम कर रहा है, वो बंदा कलर ब्लाइंड है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, तो वो कैसे करेगा? इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसका इस्तेमाल, और बहुत आसान इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मोबाइल है। और लेबर, चाहे हमारे हेल्पर्स हों, चाहे वो ऑपरेटर्स हों, हर आदमी इस वक्त स्मार्टफोन चलाना जानता है। इंस्ट्रूमेंट भी एकदम एग्जैक्टली वैसे ही काम करें जैसे स्मार्टफोन्स हैं। हल्की सी 1-2 घंटे की ट्रेनिंग के साथ आप यकीन करें कि कोई एक मैट्रिक पास बच्चा भी बता सकता है कि इस कलर में क्या वेरिएशन है, क्या प्रॉब्लम है, उसको सही कैसे करना है। हल्की सी एजुकेशन के साथ हम इस पर काम कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स हमने खुद मंगाए हुए, हम वो बच्चों के हाथ में देते हैं, हालांकि बहुत कॉस्टली हैं। बच्चे उनको चलाते हैं, उनका हौसला बढ़ता है, उनको मज़ा आता है, फिर वो डिमांड करते हैं। जब डिमांड क्रिएट होती है तो प्रेस ओनर्स उसको लेकर आते हैं, फिर एक अच्छा माहौल स्टार्ट हो गया। इस वक्त आप यकीन करें, जितने भी बाहर के बायर्स हैं, मैं बड़े बड़े बायर्स हैं, नाम ले सकता हूँ, शायद लिवाइस है, और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनको अपना कलर, जैसे पेप्सी है या कोक है, उनको अपना रेड चाहिए, वो रेड उनको पाकिस्तान में चाहिए, तो उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर वो चेक करके उसके लैब वैल्यूज़ बोलते हैं हमको, हमें वहाँ ये प्रिंट करके देना है। जिसके पास ये एजुकेशन है वो तो एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसके पास नहीं है बेचारा, वो ये चीज़ समझने से कासिर है। तो ये जब ग्रास रूट पे हम बच्चों को सिखा रहे हैं और उनको 100% जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो ये अपने प्रेस ओनर से जाके डिमांड करते हैं। जब डिमांड करते हैं तो फिर वो हमसे रब्ता करते हैं और दूसरे लोगों से रब्ता करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट्स हम उनको सप्लाई करते हैं विद ट्रेनिंग। तो फिर इस तरह से वो चीज़ जो हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो इस पर बड़ा फोकस है हमारा, बच्चों को स्किल्स भी आ रही है, वो नई चीज़ों से वाकिफ़ भी हो रहे हैं, उनको रोज़गार भी मिल रहा है, जिसमें हमें बहुत खुशी है। बोर्ड का जिस तरह से मजीद साहब फाइट कर रहे हैं, जिस तरह से पाबगैर फाइट कर रही है, उम्मीद है कि जिस तरह से और बहुत सारे काम पाकिस्तान में अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, तो उम्मीद है ये चीज़ भी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, एक टाइम आएगा। लेकिन अगर नहीं आएगा तो हमने क्या करना है? हम हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते। अपने रास्ते ये खुद बना हज़ारों रहे हैं। लोगों के रोज़गार का मामला है, हमने उसको खोलना है, उसको स्टार्ट करना है। बहुत अच्छी बात की अभी फैसल भाई ने। मजीद भाई, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, जैसे हमने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, मसाइल हैं सरकार की तरफ से भी हैं। भाई एक छोटी सी एग्जांपल है, इंडोनेशिया से जो पेपर इंडिया मंगवाता है उस पर कोई ड्यूटी नहीं है, हम मंगवाते हैं तो वो 25% ड्यूटी है। मकसद है कि इसमें इंडोनेशिया का भी कसूर नहीं है, इंडिया का भी कसूर नहीं है, अगर सच्चाई से देखें तो। हम अपनी ये जो एक अपनी प्रोडक्ट ही है ना हमारी, अगर हम देखते हैं प्रिंटिंग और पैकेजिंग जो सारी दुनिया इतने लोगों को रोज़गार दे रही है, क्या हम अपनी प्रोडक्ट को ऊपर की सतह से सही तरह सपोर्ट कर रहे हैं? जी। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने जो जिन चीज़ों पे, स्पेशली मैं सिर्फ पेपर की बात करूँगा और बोर्ड की बात करूँगा, अगर ड्यूटी लगाई है तो उसकी वजह ये है कि वो पेपर पाकिस्तान में बन रहे हैं। लेकिन फिर हम मंगवाते क्यों हैं? मैं वही उसी तरफ ही आ रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहे, उसके ऊपर ड्यूटी लगाना जुल्म है, ज़्यादती है। जो चीज़ हम बना नहीं रहे तो मंगवाएंगे नहीं तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा? जो बना रहे हैं हाँ उसको ज़रूर डिस्करेज करें, ताकि हाँ उसकी क्वालिटी को मेंटेन भी करवाएं पाकिस्तान में और वो बढ़े, ताकि रोज़गार, वो भी एक रोज़गार का ज़रिया है। पेपर का बनना, बोर्ड का बनना, फैंसी पेपर भी बनाने चाहिए। अगर कोई फैंसी पेपर बनाना चाहता है या कोई मिल लगाना चाहता है तो गवर्नमेंट को उसमें सपोर्ट करना चाहिए, ड्यूटी फ्री कर देनी चाहिए कि भाई मिल लगाओगे 2000, 4000, 10,000 लोग तुम्हारे पास जॉब करेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़रूरी है इस मुआशरे को देना, क्योंकि हम एक गरीब मुल्क में रहते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला गुर्बत है। उस गुर्बत को मिटाने के लिए इंडस्ट्री की ज़रूरत है। इंडस्ट्री को इतना मुश्किल कर दिया गया है कि अभी आपने कोई भी चीज़ मंगवानी है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती मशीनें, 100% मशीनरी बाहर से आती है। अब पाकिस्तान में इतना मुश्किल हो गया कि अगर आपने मशीन लेनी है तो उसके लिए पहले स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट भेजें। वो रिक्वेस्ट आपको स्टेट बैंक 2 महीने 3 महीने के अंदर अप्रूव करके देगा कि आप मंगवा सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद आप अपने बैंक के पास जाते हैं, अगर वो अप्रूव कर देता है, स्टेट बैंक अप्रूव करता है, तो फिर आप अपने बैंक के पास जाते हैं। आपका बैंक भी डॉक्यूमेंटेशन में शायद 2-3 महीने लगा दे, 6 महीने तो ये निकल गए। 6 महीने के बाद आपको अप्रूवल मिली, देन आपने मशीन फाइनल की,
तो 3 महीने उसमें लगते हैं आने में। ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, आपके जो बाहर से मशीन आनी है 2-3 महीने ले जाती है, 10-15 दिन सी पोर्ट पे लग जाते साल हैं। हो गए तो सर। आपको 1 साल एक मशीन में लग गया, आप क्या तरक्की करेंगे? आप अगला प्लान उस वक्त करेंगे जब एक यूनिट आप चला लेते हैं। तो इस तरह की मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि फैसिलिटेट करे, ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। मजीद भाई, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। 1 साल के बाद आप जो चीज मंगा रहे थे, एक वो साल के upgrade भी हो बाद गई। वो अपग्रेड हो गई है। एग्जैक्टली, कहने का मकसद है एग्जैक्टली। कि हमारी इस डिले की वजह से जो हम काम चाह रहे थे कि कल से अगर मैं ये करूंगा तो 1 साल में मैं चीज़ों को कवर कर लूँगा, 1 साल में वो चीज़ आउटडेटेड हो रही है कहीं ना कहीं जब हमारे पास पहुंच रही है। तब तक आपका जो आपका बायर है, जो आपका क्लाइंट है, वो भी शायद स्किप कर चुका हो, जिसके लिए आपसे वो कोटेशनें ले रहा था। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है। क्राइसिस हमारे यहाँ पे जो एनर्जी के मसाइल हैं वो अपनी जगह पे हैं। जिस तरह कि आपने देखा इस महीने में जो बिल आए हैं बिजली के, ऑलमोस्ट डबल आए हैं। ठीक है, और गैस हमारे मुल्क में नहीं है। तो जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन करेंगे? इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, या सोलर जो है वो ड्यूटी फ्री करें ताकि लोग अपनी एनर्जी को अपने इंडस्ट्री के साथ अटैच कर सकें, या जनरेटर जो है वो ड्यूटी फ्री करके मंगवाए जाएं ताकि लोगों को डीजल तो महंगा मिल ही रहा है, कम से कम जनरेटर ही सस्ते मिल जाएं। अब एक अच्छी इंडस्ट्री लगाने के लिए कम से कम 300-400 केवीए का जनरेटर चाहिए। ठीक है, बिजली भी नहीं है, जनरेटर में डीजल नहीं है, अगर सब कुछ है तो वो उसके पास जनरेटर नहीं है तो इंडस्ट्री कैसे चलाएगा? तो इस तरह के मिसाइल की तरफ मैं गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाना चाहूँगा। फैसल भाई, जैसे अभी मजीद भाई ने गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाई है, मैं भी एक तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जो मेरी इंफॉर्मेशन ज़ाहिर है बड़ी लिमिटेड है। ये अपने शोबे में माहिर लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने सालों दिए हैं इस शोबे को। फैसल भाई, स्कूल की किताबें जिससे बनती हैं उस पर ड्यूटी है। मैं क्योंकि मैं वाबस्ता रहा एक पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप से, मैंने उनका अखबार देखा। उस अखबार का साइज़ उन्होंने कम कर दिया, 8 सफ़ों पे कर दिया। सबसे बड़े अखबार की बात कर रहा हूँ मैं मुल्क है। और पतला कर दिया, कागज़ महंगा हो गया है, प्रॉब्लम है। इसके बावजूद कि जो न्यूज़पेपर का प्रिंट है उस पर कोई ड्यूटी नहीं है, किताबों के प्रिंट पे आप 25% ड्यूटी लग रहे हैं। जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो बच्चा पढ़ेगा तो जाके अखबार पढ़ेगा। तो इस मसाइल से भी निपटना होगा। जी बिल्कुल, निपटना तो होगा, लेकिन जो हमें अफेक्ट किया है ना सबसे ज़्यादा, जैसे आपने अखबार की मिसाल दी, तो टेक्नोलॉजी ने अफेक्ट किया है पेपर को। ई पेपर्स आ गए तो अब लोग इंटरनेट खोलते हैं और अखबार पढ़ लेते हैं। तो वो एक चीज़ तो वैसे रुझान ख़त्म होता जा रहा है। और बच्चों की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पे तो सीरियसली गवर्नमेंट को बहुत सोचना चाहिए कि ये किताबें, देखिए जितनी भी टेक्नोलॉजी ऊपर आ जाए, जितनी भी, लेकिन हर बच्चा आईपैड नहीं यूज़ कर सकता। एक किताब अगर 50-60 रुपए की मिलती होगी तो उसके लिए वो आईपैड बेचारा, उसके लिए वो कहाँ से लाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो ये किताबों की जो फरहमी है ये तो बच्चों के पास आनी चाहिए। अच्छा, इंडस्ट्री ने इस पर बहुत सफ़र किया है। आपको पता है बेशतर प्रिंटर्स जो पब्लिशिंग का काम कर रहे थे वो बेचारे परेशान हो गए सिर्फ इसकी वजह से कि गवर्नमेंट ने ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। मतलब ये गवर्नमेंट की बेसिक्स हैं। गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि बच्चों को एजुकेशन करना है, उसके लिए वो अपने फंड्स लगा रही है, दूसरे लोगों से बात कर रही है। दूसरी तरफ एजुकेशन के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन कि वो किताबें, मतलब अगर हम ये किसी और मुल्क में बैठ के बात करें तो वो हंसेगा कि ये किताबों पे कैसे हो सकता है। अच्छा, किताबों के साथ साथ जो प्रिंटर फेस कर रहा है, इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की। आप यकीन करें, सिर्फ स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी अगर इस इंडस्ट्री को दे दी जाए तो हम फिर भी इन मसाइल में बहुत कुछ कर सकते हैं। अलमिया ये है कि कंट्रोल से बाहर है। अच्छा, जिन मशीन्स की बात करें वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है सारी। एक हल्की सी वेरिएशन भी बिजली में वो हमारे कार्ड्स उड़ा देती है। इतने कॉस्टली वो कार्ड्स हैं, वो फिर उसको भी इंपोर्ट करना, फिर उसकी भी ड्यूटी। मतलब एक ऐसी मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जो 15 दिन आपकी मशीन बंद होना। बिल्कुल 15 दिन का मशीन बंद होना, ये सारी कॉस्ट जो प्रिंटर फेस कर रहा है बेचारा, लेकिन वो अभी भी डिटरमिनेंट के साथ मौजूद है, वो काम कर रहा है। हमें सपोर्ट कम से कम इस लेवल पे तो करें कि बेसिक्स दे दें। ठीक है, पेपर प्रॉब्लम चल रही है, वो पूरा मुल्क फेस कर रहा है, लेकिन बिजली तो आप कम से कम इंडस्ट्री के लिए अच्छा कर सकते हैं। और इस वक्त यकीन करें जो यूनिट्स चल रहे हैं
जो ये मशीन आप पता है 250 किलोवाट की मशीन है, एक नॉर्मल प्रिंटिंग मशीन 200 किलोवाट की मशीन है, उसका बिल आप देखें, मतलब आप कैसे उसको सरवाइव करेंगे, पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं दूसरी चीज़ आपसे ये जो बात कर रहा था किताबों की, मेरा सवाल अधूरा रह गया। हमारे कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर भी हैं जो शायद हमारे इस पैपगई या प्रिंट पार्क का हिस्सा नहीं होते, वो भी किताबें बनाते हैं। कागज़ का इस्तेमाल कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा कागज़, अगर मैं अब देख रहा हूँ बच्चों को, देखें शायद ये कागज़ महंगा हो गया, ये इसके रीज़न है। एक तो मैं बच्चे की किताब ख़रीदने के लिए जाऊँ तो समझ में नहीं आता कि एक एक किताब इतनी महंगी हो गई, वो कहते हैं जी पेपर इतना महंगा हो गया। लेकिन कुछ ऐसा कागज़ इस्तेमाल हो रहा है जो बच्चों की आंखों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। क्या वो मजबूरी में बनाया जा रहा है? लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसी मजबूरी होनी चाहिए। देखिए बड़ा अच्छा सब सवाल चश्मा किया लगाए आपने। हुए। ये कॉस्ट सेविंग है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट सेविंग है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर इम्पोर्टेड महंगा हो रहा है तो उसके साथ लोकल क्यों महंगा हो रहा है भाई। ये लोकल इंडस्ट्री इम्पोर्टेड के साथ साथ क्यों बढ़ती जा रही है? आपको पता है लोकल पेपर इस वक्त कहाँ पहुँच चुका है? लोकल पेपर की अगर आपको डिफरेंस बताऊं तो इस वक्त 100% लोकल पेपर ऊपर आ चुका है और इतनी बड़ी डिमांड क्रिएट हो चुकी है। बिल्कुल, मतलब जो हम चीज़ बाहर पेश कर रहे थे वो तो बड़ी इजीली था, इंपोर्ट में आते थे हम, कुछ भी पैसे दे के मिल जाते थे। ये तो डिमांड सप्लाई में फंस गए हैं। डिमांड इतनी क्रिएट हो गई मजीद साहब कि वो दे ही नहीं पा रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो उनके अपने पैसे हैं। मतलब इस वक्त ऐसी पोजीशन है कि प्रिंटर बेचारा दोनों तरफ से पिटा हुआ है, गवर्नमेंट से भी पिट रहा है और पेपर से भी पिट रहा है। पेपर वालों की इस वक्त चांदी हुई है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। वो जितना माल चाहे बना सकते हैं, लोग हर कीमत पे ख़रीदने को तैयार हैं क्योंकि इम्पोर्ट नहीं है। बड़ी अच्छी बात करी इन्होंने। अगर आपने इम्पोर्ट बंदी करनी थी तो कम से कम यहाँ पीछे आप बैकएंड पे सपोर्ट करके लोकल मैन्युफैक्चरर तो खड़े करते। अब वो 3-4 प्लेयर्स हैं, अब उनकी बदमाशी है। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बदमाशी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन लिटरली ऐसा ही है और मैं अपनी बात पर स्टैंड कर रहा हूँ। आप जाके देखिए, इस बार लोकल पेपर आप खरीदें, आपको लग पता जाएगा। वो भी पल्प से बन रहा है, लोकल पल्प इस्तेमाल हो रहा है सारा के सारा। तो ये दुश्मन तो हम खुद हैं अपने आप के। हमने क्या, मतलब आवाम खुद ये लोकल बिजनेसमैन ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमें बिजनेस गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी? और गवर्नमेंट ने आज तक सपोर्ट किया कब है इन चीज़ों को? इंडस्ट्री को आपने तस्लीम नहीं किया आज तक। इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, 10,000 से 15,000 प्रिंटर कराची के अंदर मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान के तकरीबन 25 से 30,000 प्रिंटर हैं। अगर मैं एक के 10 लोग भी लगाता हूँ तो आप सोचो उससे कितनी लेबर काम कर रही है, कितना रोज़गार चल रहा है, कितना आपने उस पर लेकर। बहुत अच्छा, एक आपको लेबर की ज़रूरत का आपका पता है, आपने बेसिक कर दिया, आपको 25,000 देना है। जिस लेबर को आप 15,000 दे रहे थे उसको अब आपने 25,000 देना है। बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत खुशी हुई। लेकिन हमें भी तो अपॉर्चुनिटी दें कि हम लेबर को पैसे दे सकें। फिर हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास 10 लोग थे, हमने उसको कट शॉर्ट करके 5 कर दिए। तो आपने रोज़गार बढ़ाया या कम किया? तो बहुत सारी चीज़ें। अब पेपर मैन्युफैक्चरिंग कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब अब हम एटॉमिक कंट्री हैं, हम क्या क्या बना रहे हैं और हमें पेपर में फंस गए, ये इतनी नॉर्मल सी चीज़ के अंदर। और उसके पीछे क्या चीज़। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार बात है, दुनिया भर के अंदर, मतलब शायद ये बात कहने के बाद मेरे लोग दुश्मन बन जाएं, दुनिया भर के अंदर सिगरेट को डिस्करेज किया जाता है, ठीक है? वहाँ पे ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, हमारे मुल्क में भी है। आप देखें सिगरेट के पास वैसे ही पेपर पहुँच रहा है। जितने बड़े लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सारे तो सिगरेट के लिए बोर्ड बना रहे हैं, वो आपकी किताबों के लिए नहीं बना रहे हैं। उनका जब सिगरेट का माल बच जाता है ना, वो आपकी किताबों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो आगे जाके। ऐसा ही है, आप जाके चेक कर लें, जितने बड़े हैं उनके पीछे आपको सिगरेट कंपनी नज़र आएगी। ऐसा है, ये फैक्ट है। और इस पर मैं ज़्यादा बात, अकेले दुश्मनी लेना नहीं चाहता। मैं मजीद भाई को मजीद भाई को मिला रहा हूँ मैं इसमें। मजीद भाई, वैसे वाकई में फैसल भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। देखिए, अगर इंपोर्ट हमारे लिए मुश्किल है तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो अपनी इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ बदकिस्मती है, कोविड आ जाता है तो मास्क महंगा हो जाता है, सैलाब आ जाता है तो चने महंगे हो जाते हैं, सुबह दूध महंगा हो जाता है। मकसद है कि हम एज ए नेशन वाकई में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम उसको उस तरीके से अदा नहीं कर पा रहे हैं। क्या पैगाम आप देना चाहेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है? और ख़ासकर आपकी ये इंडस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, सैलाब से इंशाल्लाह हम जल्दी निमट लेंगे। ये थोड़े दिन के लिए जो लोग महंगा कर रहे हैं शायद उन्हें अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं है, लेकिन ये इंडस्ट्री सर आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप ये दावा करते हैं, जब ये एक हक़ाइक़ दिखाई देते हैं कि आप रोज़गार फराहम करने के लिहाज से
दूसरे नंबर पर हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। कोई एक पैगाम और बदर एक्सपो के साथ जो आपकी कोलैबोरेशन रही है, इसको भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सवाल आपका है उसमें जो पब्लिक का किरदार है वो दोनों तरफ है। अगर यहाँ पे बहुत सारे गलत लोग बैठे हैं जो सैलाब को और ज़लज़ले वगैरह को कमाने का ज़रिया बना लेते हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा लोग इसमें लुटाने वाले हैं जो कहते हैं यार सब कुछ बेच दो, लेकिन उन लोगों की मदद करो जो इस वक्त बेयारो मददगार हैं। तो ऐसे अच्छे लोग आपकी प्रिंटिंग, ये जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग पेपर की है उसमें कितने? देखिए हर बंदा अपना अपना किरदार कर रहा है। मुझे इस तरह से कोई आप दुश्मनी लेने को तैयार नहीं दुश्मनी है। वाली बात नहीं मैं करूँगा। जो चीज़ मैंने नहीं देखी ना मैं उसकी हाँ कहूँगा ना उसकी ना कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर इदारे में, हर डिपार्टमेंट में, हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग मौजूद हैं। जिस तरह लोग खाने पीने वाले बैठे हैं, मैं फिर कहूँगा कि वहाँ पे मैंने देखा, अभी हमारी लाहौर में पिछले दिनों मीटिंग थी तो सिर्फ 15 लोग थे हम। 15 लोगों में एक मैं किसी की क्योंकि हाईलाइट नहीं करना चाहता किसी भी चीज़ को, तो 15 लोगों में एक दोस्त ने वो खड़े होकर कहा जी हमने सैलाब ज़दगान के लिए कुछ करना है। सिर्फ 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में 80 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। उसमें हर तरह के बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे। ठीक है, तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये एक वो अच्छे लोगों की उम्मीद है जो हमें कल के लिए ज़िंदा कर रही है। अगर हम लूट मार करने वालों को देखें तो मेरा ख्याल है दिल बर्दाश्त हो जाए। वैसे एक चीज, हम लोग अच्छे लोगों को हाईलाइट कम करते हैं और बुरे लोगों को हाईलाइट ज्यादा हाँ जी। करते हैं। इस वजह से हमारे मुल्क का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा खराब जाता है। माजरत के साथ अगर आप मेरे साथ दुश्मनी ना लें तो इसमें मीडिया का बड़ा किरदार है। मीडिया हमेशा छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके तो इतना रिपीटली कर रहा है कि अच्छे लोग उसमें दफन हो जाते हैं। हमें अच्छाई को भी सामने लाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आपकी सोच होगी, लेकिन वो कहाँ पे है, हमने किसको हाईलाइट किया? मुझे सिर्फ इतना बता दे, वो को चंद लोग ही बता दे जो बेचारे अपना घर बार छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इतने पानी में लोगों की जानें बचा रहे हैं, लोगों के लिए खाना लेके जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो इस दौर में फरिश्ते का काम कर रहे हैं। सर, हमारे मुल्क में अगर बच्चा पोजीशन ले लेता है उसकी खबर कितनी चलती है ये आपको पता है? हाँ पोजीशन लेने वाले की। जी। और अगर फला गांव के चक नंबर फला की तहसील के फला इलाके में अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया हो गया, वो इतनी बढ़ चढ़ के पेश की जाती है। बल्कि पिछले दिनों एक वाकया ऐसा हुआ है, बड़ा छोटा सा था, बच्ची ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। मेरा ख्याल है कि 2 महीने वो वाकया जो है बड़े बड़े चैनल्स जो है वो दिखाते रहे। ये जो बच्चियाँ डूब जाती हैं, जो ख़ुदकुशियाँ कर रही हैं, उनको क्यों नहीं दिखाया जाता? उनको क्यों नहीं हाईलाइट किया जाता कि ये कौन ज़िम्मेदार था? क्या हमारे हुक्मरान, हुकूमत कोई भी हो, मैं किसी का भी ना, क्या वो ज़िम्मेदार नहीं है इसमें? क्या हमारा मीडिया इसमें ज़िम्मेदार नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन मीडिया की मैं आपको, मीडिया जो गलत कर रहा है, मैं खुद एग्री करता हूँ, वो दिखा वो ही रहे जो हम देखना चाहते हैं। सर, हमारी अक्सरियत जो देखना चाहती है, मैं आपको बताऊं, हमारी प्रॉपर मीटिंग होती है, हर चीज़ का जायज़ा लिया जाता है। एट द सेम टाइम जैसे आप अपनी इंडस्ट्री की बात करते हैं, प्रिंट पार्क, और मैं कहता हूँ वो गलत है। मैं सबसे पहले स्टार्ट लेता हूँ, जो उस मीटिंग में बैठे होते हैं वो भी कह रहे होते हैं ये गलत है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हैं तो अपने मासेस को देखते हैं वो क्या मांग रहा है। मैं माजरत चाहता हूँ, नहीं, फिर भी देखें, राज़क अल्लाह, कोई बॉस नहीं है। मैं कह रहा हूँ गलत है। बिग मैं बॉस अपने इज पहले अल्लाह। कह रहा हूँ, यस, ठीक है, वही देने वाला है, वही देता है। अगर हम आज यहाँ से छोड़ के चले जाते तो ये सोचते हैं कि शायद इसके बगैर हमें रिस्क नहीं मिलेगा। अल्लाह ने जो किस्मत में लिखा है वो मिलना है। आपका काम है अंत तक मेहनत करना, ईमानदारी के साथ कोशिश करना। आप कभी भूखे नहीं सो सकते, ये मेरा दावा है। चलें, अब आपका एक पैगाम। और वैसे पहले बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के साथ पैप गई प्रिंट पार्क का जो इम्तिजाज हुआ उसके बारे में। मैं बिल्कुल जी, बदर एक्सपो का जो आपस में हमारा कोलिब्रेशन हुआ, लाहौर में भी हुआ, कराची में भी हुआ, और मैं समझता हूँ कि वो एक टीम वर्क है दोनों का, प्रिंट पार्क का और बदर एक्सपो का।
और वो इतना खूबसूरत इनका आपस में जो है MOU साइन हुए, जो इन्होंने मिल के जो काम किया, ये आज जो आप रौनक देख रहे हैं, ये दोनों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और टीम वर्क की वजह से है। और मैं समझता हूँ कि ये आगे नहीं चलेगा, ये बहुत आगे तक चलेगा और इंशाल्लाह ताला इसी में हम सब की कामयाबी है। और मैं अपना पैगाम देना चाहूँगा किसी भी गवर्नमेंट से, कोई भी गवर्नमेंट हो, खुदारा इस मुल्क के लिए सोचें, इस मुल्क के लिए सोचें जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, इसी में मरना चाहते हैं। ऐसा ना करें कि हम यहाँ से भाग के कहीं बाहर जा के मरें, जहाँ पे कोई मरने के बाद पूछने वाला ना हो। कम अज़ कम यहाँ पे जनाजे में कंधा देने वाले तो बहुत हैं, बाहर कहीं नहीं मिलेगा आपको। बहुत बड़ा पैगाम फैसल भाई, मजीद भाई ने दिया है, और मेरे ख्याल है इससे बड़ा पैगाम शायद हो नहीं सकता कि हम तो यहाँ जीने मरने को तैयार बैठे हुए हैं। हमारे जीने का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो मरने का बंदोबस्त तो यहीं पर ही कर दें। ये बहुत बड़ा पैगाम है। फैसल भाई, आपकी जानिब से कोई एक पैगाम, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के साथ जो कोलैबोरेशन रहा प्रिंट पार्क का, पैप गई का, प्लीज़। नहीं, बदर एक्सपो ने तो इस बार हमें लाजवाब कर दिया माशाल्लाह। जैसे कि वो पहले भी करते आए, लेकिन इस बार बहुत स्मूथली हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जिस तरह से अरेंजमेंट किया है, और इम्प्रूवमेंट पिछली बार के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हमें नज़र आई है। मतलब मेरे लिए ख्याल के जितने शॉर्ट टाइम में किया है, मतलब हमने बस 3 महीने पहले ही फैसला किया था, और उस शॉर्ट टाइम में इतना अरेंजमेंट, जिससे कुछ करना ये बड़ी बात है। तो क्योंकि उनकी टीम बहुत ज़बरदस्त है, और ऊपर से लेकर नीचे तक हर आदमी बहुत डिटरमिन्ड है और फोकस्ड है। अभी भी मैं देख रहा था बाहर, जो टीम जहाँ पे काम कर रही है वो वहीं मौजूद है, और वो वहाँ से हट नहीं रहा है, मतलब वहाँ से गायब नहीं हो रहा है। उसकी ड्यूटी अगर दरवाजे पे है तो एकदम फोकस है, और हर एक को एंटरटेन कर रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक ही टीम है, मतलब हमारे को प्रिंटिंग के कुछ लोग हैं जो हमने वहाँ खड़े किए हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरी चीज़ ये कि जो, अगर मैं पैगाम की सूरत में कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को हमेशा से ही कायद-ए-आज़म के बाद एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत रही है, और मुंतज़र रहे हैं। और यकीनन वो जितने लोग आए उन्हीं में से कोई एक है जो शायद पहले गुजर गए, या जो शायद मौजूद हैं, या जो शायद आगे आएंगे। शायद हमारे समझने की गलती है, हम उनको सही समझ नहीं पा रहे, या फिर वो आवाम को सही समझ नहीं पा रहे। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिस दिन ये सिंक आपस में मिल गया, क्योंकि कोई अनोखी चीज़ तो डब्बे में पैक होकर आएगी नहीं हमारे लिए, वो हमारे जैसे लोग हैं। तो जब वो हमको समझ गए या हम उनको समझ गए, उन्होंने उन चीज़ों को समझ लिया, और जिस दिन पहली बार किसी ने आकर ऊपर से आकर आवाम को सॉरी कह दिया कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई थी, और ये चीज़ यहाँ पर राइज हो गई, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का वो चेंज आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसका फक़दान है, और मुझे उम्मीद है, मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह ताला। पिछले 5-6 सालों में बेशक जो भी हालात नज़र आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि कुछ होने जा रहा है। अभी अल्लाह बेहतर जानता हो क्या होने जा रहा है, लेकिन मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग पुरज़ों में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो चीज़ हो जाएगी। सर, पूरी उम्मीद। हर अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर होता है, इसमें कोई शुबा नहीं। हम्माद अज़हर साहब से आपकी मुलाकात हुई थी, और 3 दिन के लिए कुछ ड्यूटीज़ वगैरह में भी फ़र्क पड़ गया था। 3 दिन के बाद उन्होंने वापस कर दी। आप सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी गए, आप कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में भी गए, आपने अपना मुकदमा हर जगह ले जाके रखा। इतने लोगों को रोज़गार का मामला है, इसका ख्याल करें। अब तक ख्याल नहीं हो रहा, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं आने वाला वक्त अच्छा है। जी बिल्कुल, उम्मीद तो ये कर रहे हैं बिल्कुल। और जब एक आदमी 3 दिन के लिए एक फैसिलिटीज़ हमें दे सकता है, तो इसका मतलब है कि 275 लोग तो हमें बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। ये सब आपस में मिल जाए, दुआ यही है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि ऐसा टाइम आने वाला है कि इन सबको मिलना पड़ेगा, नहीं तो इज़्ज़त किसी की नहीं होनी है। ये तो ऐसा नज़र आ रहा है। ये अगर आपस में नहीं मिले और उन्होंने आवाम का नहीं सोचा, तो फिर बहुत सारे मुल्कों में ऐसे बहुत सारे चेंज आए। हो सकता है पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ चेंज आ जाए। बस मेरी अल्लाह से दुआ यही है कि सब कुछ आराम से, अमन के साथ, खुशियों के साथ, जो ये नई जनरेशन आ रही है, ये वो टफ़ टाइम्स ना देखे जो हमने आज, जो मुसलसल हम 30 साल से देख रहे हैं, स्पेशली जो कराची में हम देख रहे हैं। और नो डाउट के पिछले 10 सालों में कराची में बहुत कुछ चेंज हुआ है। मतलब बहुत कुछ हमने अच्छा देखा है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अच्छा नहीं देखा है। और यकीनन उसके पीछे गवर्नमेंट ही मौजूद है, गवर्नमेंट की ही पॉलिसीज़ हैं। बस ज़रा सा फोकस और कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल फैसल भाई, चेंज, तब्दीली, ये बातें तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन ये लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जो इनकी प्रिंटिंग और पैकेजिंग की इंडस्ट्री है, उसमें कोई चेंज और तब्दीली आ जाए। ऊपर जो भी आता रहे, आप
ये आप कहते हैं कि हम तो साथ ही खड़े हुए, लेकिन ये बचाना चाहते हैं उन रोज़गार को, उन लोगों के रोज़गार को जो इनके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि जब कोई अपने आदमी को ये कहना पड़ता है कि यार अब मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें कंटिन्यू नहीं कर सकता। उस मजबूरी के आलम में जहाँ उस जिस बंदे को कह रहे होते हैं उसका दिल टूट रहा होता है, वहाँ पे मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ ये लोग भी दिल से खुश नहीं होंगे। ऐसा वक्त आना नहीं चाहिए। फैसल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मजीद भाई थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतना कीमती वक्त अपना निकाला और आप बहुत कीमती लोग हैं इस मुल्क के, क्योंकि जितने लोगों को आप लोग, आपकी इंडस्ट्री प्रिंटिंग पैकेजिंग की रोज़गार फराहम कर रही है, आपसे ज़्यादा अहम हो नहीं सकता। क्योंकि मेरे मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, अल्लाह करे, कि देखिएगा तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगी। एक मरतबा फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इन लोगों के मसाइल सुनने की ज़रूरत है। अगर ये लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार दे रही है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री, तो ये अपने सरकार का मसला हल कर रही है, ये हुकूमत की प्रॉब्लम हल कर रही है। क्योंकि जो काम हुकूमत के करने के, हुकूमत लाजमी तौर पे उस पर फोकस कर रही होगी, लेकिन इनका तो बनाया बनाया एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म को हल्की सी सपोर्ट उनके चूल्हों को और ज़्यादा रोशन कर सकते हैं, जो इनकी इंडस्ट्री की वजह से लोगों के घरों में जल रहे हैं। इस सिलसिले में इकदाम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। यहाँ नसीम राजपूत एक्सपो से एक्सपोजर में आपसे चाहता है इजाज़त। जिंदाबाद प्रिंट पार्क, जिंदाबाद पाप गई। इंशाल्लाह इसी तरह काम करते रहें, अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करेंगे। जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।